हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन के अंतर्गत हम यूपी टीजीटी और पीजीटी स्पेशल बैच चला रहे हैं, जिसमें कि हम लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट को हल कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लेकर आए हैं, जिसमें कि 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब तक के प्रश्न पत्रों में आपने देखा कैसे तरीके से हम एनालिसिस करते थे। अपने सारे प्रश्नों की एनालिसिस करने के बाद कैसे आपको राइट आंसर निकालने की टेक्निक बताते थे। आज भी हम कुछ खास बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करेगा। कई बार ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम पढ़ने के बावजूद भी लगता है कि ये आंसर ठीक है या ये आंसर ठीक है। ऐसे में जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है किसी प्रश्न पर, तो कैसे हम उस कंफ्यूजन को दूर करके एक राइट आंसर पा सकते हैं, वो भी हम आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिए और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षा से यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 005। इससे पहले गुजारिश है कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जेबी नैश। जेबी नैश ने ये शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दी, तो इसका आंसर जेबी नैश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो पेशीय विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है, और अरस्तु को ही फादर ऑफ साइंस, जूलॉजी और बॉटनी भी कहा जाता है। तो किंसोलॉजी इसको पेशीय विज्ञान को कहा जाता है। इसका जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। चलिए प्रश्न मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कहता है, चेचक, छोटी माता, तपेदिक, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किससे फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? तो ये वायरस जनित रोग हैं और ये वायरस के माध्यम से होते हैं। तो तीसरे का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस, 4 नंबर ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, वातावरण के भेद कौन कौन से होते हैं? वातावरण के भेदों की हम बात करें तो ये आंसर हो जाएगा ए, अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण। शारीरिक शिक्षाओं के लिए अनुकूल और शारीरिक शिक्षा करने के लिए जो प्रतिकूल वातावरण होते हैं वही वातावरण के भेद होते हैं, और अनुकूल तथा प्रतिकूल जो है वातावरण के भेद के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? ऑप्शन है शिक्षण, मूल्यांकन, पत्रकारिता और जनसंपर्क। देखिए, जनसंपर्क, समाचार पत्र, टीवी और प्रदर्शनी ये सारे के सारे जो है जनसंपर्क के साधन हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जनसंपर्क जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो है वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है क्या होती है? तो इसकी वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है 18 मीटर बाई 9 मीटर। 4 ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 मीटर गुणा 9 मीटर एक वॉलीबॉल कोर्ट की नाप होती है। व्यायाम का श्वसन संतान पर होने वाला प्रभाव क्या होता है? इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी हो जाती है, सहन शक्ति में वृद्धि हो जाती है, या उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से आप श्वसन संतान पर जो व्यायाम का प्रभाव होता है उससे इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन की क्रिया की दर में कमी हो जाती है और सहन शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ये सभी के साथ चारों के चारों जो हैं व्यायाम के जो प्रभाव हैं वो श्वसन संस्थान पर पड़ते हैं। तो आप ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। प्रश्न संख्या 8 है, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? तो ये जो गुण हैं वो है आपके ऑप्शन है डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, ये लीडर यानी नेता के गुण होते हैं। अनुशासन, ईमानदारी और आकर्षक व्यक्तित्व एक नेता के गुण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नेता। प्रश्न संख्या 9 है, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले उपकरण है, ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले जो उपकरण हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, या सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को। तो देखिए, अर्जुन अवार्ड जो है जिसकी शुरुआत 1961 में की गई थी, और इस स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पोर्ट्स अवार्ड से पर्टिकुलर संबंधित
सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अर्जुन अवार्ड है, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1961 में की गई थी और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो उसको ये प्रदान किया जाता है। और ये हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एड्स किस कारण से नहीं फैलता है। देखिए ऐसे प्रश्न होते हैं, कई बार हम ओवरलुकिंग कर जाते हैं, प्रश्न को देखते ही आंसर क्लिक नहीं, उसको एक बार जरूर पढ़ें और गंभीरता से उसको देखने की आवश्यकता होती है। एड्स किस कारण से नहीं फैलता है, इसमें नहीं वर्ड को एम्फसाइज किया गया है, किस कारण से नहीं फैलता है। कारण फैलने के कौन से होते हैं वो अलग है, लेकिन नहीं फैलता है तो यौन प्रेषण से, रक्त प्रेषण से, ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, मां से शिशु में प्रेषण से। देखिए यौन प्रेषण से एड्स फैलता है, रक्त प्रेषण से एड्स फैलता है और मां से शिशु में प्रेषण से भी जो है एड्स फैलता है। किससे नहीं फैलता है, ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है। देखिए हृदय की मांसपेशियां मसल्स के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल, 3 प्रकार की मसल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो हृदय की पेशियां जो हैं वो अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती हैं, तो आंसर इसका अनैच्छिक हो जाएगा। हालांकि इसमें दोनों ही प्रकार की चीजें हैं। बात करें अगर हम हृदय की पेशियों की तो वो संरचना के आधार पर जो है वो ऐच्छिक पेशियों की होती है, यानी रेखित पेशी होती है संरचना के आधार पर, लेकिन कार्य के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो वो अनैच्छिक है, जो कि हमारी इच्छा के बगैर कार्य करती रहती है, स्वतः ही धड़कती रहती हैं। जो कार्डियक मसल्स होती हैं जो संकुचित होती रहती है हृदय की। तो ये हृदय की मांसपेशियां जो कार्य की दृष्टि से बात करेंगे तो अनैच्छिक इसका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं प्रश्न, कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्सों में ब्रेक आता है। ऑप्शन है साधारण, मल्टीपल, ग्रीनस्टिक इम्पैक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ग्रीनस्टिक उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्सों में ब्रेक आता है और ये खासकर बच्चों में होता है। प्रश्न संख्या 14 है, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। विभिन्न संस्थानों के अंदर इंट्राम्यूरस, नॉकआउट, एक्स्ट्रा म्यूरलस और चुनौती। देखिए इंट्रामूलर जो होती है एक संस्थान के परिधि के अंदर जो खेली जाती हैं एक ही संस्थान की, वो इंट्रामूलर्स होती हैं। और नॉकआउट होती हैं जिसमें कि एक टीम, अगर कोई भी टीम मैच उस टूर्नामेंट में कोई भी एक मैच हारती है तो वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। एक्स्ट्रा मूलर्स जो होती हैं जो विभिन्न संस्थानों के बाहरी के कई सारे संस्थानों के बीच खेली जाती हैं, तो इसका 3 विल बी द राइट आंसर, एक्स्ट्रा मूलर, विभिन्न संस्थाओं के लिए एक्स्ट्रा मूलर्स। और वही चैलेंज कप यानी चुनौती टूर्नामेंट होते हैं मेनली ये इंडिविजुअल ट्रॉफीज के अंतर्गत या व्यक्तिगत टूर्नामेंट्स के अंतर्गत खेला जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग क्या है। देखिए स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग जो है वो है जिह्वा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जिह्वा। जीभ के द्वारा हमारा जो है स्वाद इंद्रियों में का सबसे प्रमुख अंग जो है वो जीभ है। अगला है प्रश्न 16, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और सकारात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत। देखिए संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत जो है सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत भी कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत। ऊतक किसे कहते हैं। ऑप्शन है समान रचना व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ऊतक जो होते हैं वो ऐसे को समान रचना तथा समान करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है, उसको ऊतक कहते हैं। तो जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको ऊतक कहते हैं। तो समान रचना व समान करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है 2 नंबर वो सही हो जाएगा, समान रचना व समान करने वाली कोशिकाओं के समूह को। शैक्षिक व्यायाम क्या है। योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम और ये सभी। देखिए शैक्षिक व्यायाम के अंतर्गत योगासन भी आते हैं, मार्च पास्ट मार्चिंग भी आती है और मुक्त हस्त व्यायाम भी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होती है। एक सामान्य व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति में
जो WBCs की संख्या होती है वो 5000 से लेकर 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 5000 टू 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 20 है, लीग प्रतियोगिताओं को क्या कहते हैं? देखिए, लीग प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनको ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, सम्मिलित टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और चुनाव टूर्नामेंट। लीग प्रतियोगिताओं का जो दूसरा नाम है उसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। लीग प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें जितनी टीम होती हैं सभी एक दूसरे से आपस में मैच खेलती हैं, वो लीग प्रतियोगिताएं होती हैं और उनका दूसरा नाम जो है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी होता है। प्रश्न संख्या 21 है, एड्स कैसे फैलता है? इससे पहले एक प्रश्न आया था एड्स कैसे नहीं फैलता है, अब आया है कि एड्स कैसे फैलता है। तो ऑप्शन है बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है वायरस के द्वारा। HIV नाम का वायरस होता है, उसके माध्यम से ये एड्स फैलता है और एड्स को जो है वो HIV वायरस कारक होता है फैलाने के लिए। प्रश्न के 22 मलेरिया कैसे फैलता है? मक्खी के काटने से, कुत्ते के काटने से, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। देखिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है वो मलेरिया फैलता है। संख्या 23 है, कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो जो स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं 32 जो है स्थायी दांत होते हैं और जो मिल्की टीथ यानी कि दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। तो स्थायी कुल दांत होते हैं वो 32 यानी 32 होते हैं। और प्रश्न का जो है, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य क्या होता है? ताकत देने के लिए, सहारा देने के लिए, उत्तोलक की तरह कार्य करने के लिए, मांसपेशी या शीर्षीय जोड़ों को आकार देने के लिए। देखिए, लंबी अस्थियों का जो मानव शरीर में जो कार्य होता है वो एक उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। लंबी हड्डियां जो है मनुष्य के शरीर में उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 उत्तोलक की तरह कार्य करने में। प्रश्न के 25 है, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कंदुकखलिका संधि, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न के 26 है, पेनाल्टी कार्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कार्नर हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। तो पेनाल्टी कार्नर जो है हॉकी से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। और प्रश्न संख्या है 27, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है? SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, टूर्नामेंट ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, इनमें से कोई नहीं। SM अर्जुन राजा ट्रॉफी जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। वहीं अगर हम ध्यानचंद ट्रॉफी की बात करें तो ये हॉकी से संबंधित है और पूर्णिमा ट्रॉफी जो है वो आपकी वॉलीबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। प्रश्न के 28 है, बेरी-बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बेरी-बेरी जो बीमारी है वो विटामिन बी की कमी से होती है। तो बी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न के 29 है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं। जो असंख्य छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऊतक, तंत्र, कोशिका या झिल्ली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोशिका। जो असंख्य छोटी छोटी जो हमारी जीवित इकाइयां हैं उनको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 कोशिका इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, हॉकी की स्टिक का वजन कितना होता है? 27 औंस, 25 औंस, 28 औंस या 29 औंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 28 औंस। 28 औंस जो है एक हॉकी की स्टिक का यानी हॉकी की छड़ी का जो वजन है वो 28 औंस होता है। देखिए प्रश्न संख्या 31 कहता है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में कितने दिन की होती है? ऑप्शन है 75 से 100 डेज, 80 से 90 डेज, 100 से 120 डेज एंड 90 से 112 डेज। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 से 120 डेज यानी 100 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर 3 100 से 120 दिन। जो रेड ब्लड सेल्स RBCs होती हैं आपकी लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स RBCs की जो एज होती है वो होती है 100 से 120 डेज। प्रश्न संख्या 32 है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? और ऑप्शन है आपकी 1961, 1960, 1962 एंड 1963। तो देखिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो 1960 में की गई थी। 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 1960 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 की, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? मेरुदंड जो है वो
आप उसमें 33 हड्डियों का पूरी श्रृंखला होती है। 33 बोन्स जो होती हैं उनकी 33 बोन्स से मिलकर जो है आपका मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पारिवारिक मनोरंजन है ऐसे कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 1, ऐसे कार्यक्रम आमोद प्रदेश के उद्यानों, परिहार क्षेत्रों, स्थानों से में लाभ के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजन किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर 3, ये कार्यक्रम बड़े औद्योगिक घरानों तथा अन्य व्यावसायिक स्थापनाओं द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रसारित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पारिवारिक मनोरंजन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यक्त करने के लिए आयोजित किए जाते हैं, उनको पारिवारिक मनोरंजन की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। देखिए अनैच्छिक पेशी का नाम जो दूसरा है वो है अरेखित पेशी, और वही रेखित पेशी जो है वो ऐच्छिक पेशी का नाम है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 अरेखित पेशी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है, YMCA की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन है 1920 PM जोसेफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 1920 SC बक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 1957 PM जोसेफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 1957 SC बक के द्वारा। देखिए YMCA जो मद्रास में है उसकी जो स्थापना थी वो 1920 में SC बक के द्वारा की गई थी। YMCA मद्रास की स्थापना जो 1920 में SC बक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 1920 SC बक विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, हालांकि लीटर, मीटर, कैलोरी, किलोवाट में इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 कैलोरी विल बी द राइट आंसर। 38 मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। नाक, हृदय, कंठ, फेफड़े। तो मेन जो हमारा रेस्पिरेटरी का जो पार्ट है वो है हमारे लंग्स यानी फेफड़े। तो ऑप्शन नंबर 4 फेफड़े विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, शेल्डन द्वारा किया गया वर्गीकरण कौन सा है। आस्थेनिक, सुडलकाय, गोलकाय, आमाशय, किन्नी, क्रोधी, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, और उपयुक्त सभी तीनों। लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये शेल्डन के द्वारा व्यक्ति के शरीर का जो है वो वर्गीकरण किया गया था। प्रश्न संख्या 40 है, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है। तो पहले प्रश्न की हम व्याख्या जब कर रहे थे हमने इसमें देखा था कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया जाता है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 कहता है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का संपूर्ण योग है। ये परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, वुडबर्ग, पीटरसन, BN झा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 BN झा विल बी द राइट आंसर। BN झा ने वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ये परिभाषा दी थी BN झा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 BN झा विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 NS-NIS का पूरा नाम क्या है। NS-NIS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है नेताजी सुभाष नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स, तीसरा है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनका डायरेक्ट आंसर याद करना बहुत आवश्यक होता है। हम आंसर इसका याद भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो हैं कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब जिसमें हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को इसमें कंफ्यूजन लग जाए और वो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें कंफ्यूजन है। कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो ऑप्शन नंबर 2 को भी प्रेफर कर देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स। तो इसमें से भी वो कंफ्यूजन, अभी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे में आपको ये जो डेफिनेशंस हैं किसी की एक्रोनिम से हैं या फुल फॉर्म से हैं, उनको आप जब याद करें तो उसको ऐसे तरीके से डिवाइड करके NS-NIS, मैंने NS-NIS ऐसे नहीं पढ़ा, NS-NIS। जब आप इस तरीके से याद करते हैं तो NS को आपने नेताजी सुभाष एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, एवरीबॉडी नोज, इंडिया के लिए फ्रीडम फाइटर रहे और बहुत ज्यादा देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए। तो NS मतलब नेताजी सुभाष, आपने क्या NS से याद करना है, नेताजी सुभाष। NIS से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स,
NIS को अलग और NS को अलग। आप दो पार्ट में इसको याद करें, NS नेताजी सुभाष और दूसरा पार्ट में याद करें NIS जिसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये कहाँ स्थित है, इसकी हिस्ट्री जब पढ़ी थी NSNIS, तो ये आपका पटियाला में स्थित है। और तो आप इसको कैसे करेंगे, नेताजी सुभाष में पता, तो नेताजी सुभाष एक तो पहले में आ रहा है, कंफ्यूजन वाले ये वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन जहां प्रश्नों में होता है आप उनको दूर कर सकते हैं। जब इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसको किस तरीके से हम अपने कंफ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं। कई बार हमें डेफिनेशन याद होती है, फुल फॉर्म्स याद होती है, लेकिन जब ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में तरीका है। तो NS में आपने देख लिया कि नेताजी सुभाष है, अब नेताजी सुभाष फर्स्ट ऑप्शन में रह जाता है और थर्ड ऑप्शन में रह जाता है। नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हो जाता है। तो आपने नेशनल भी पता, नेशनल भी यहाँ मिल गया, तो इतना समान हो गया। अब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आप इंडियन स्पोर्ट्स है, तो आपने देखा कि नहीं इंडियन तो हमने नहीं पढ़ा है। आपको NIS की जब हम फुल फॉर्म याद कर रहे थे तो हमने पढ़ा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ना कि इंडियन स्पोर्ट्स, है ना। तो आप इस तरीके से इसको एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और एक सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि पटियाला में स्थित है। उसका शॉर्ट फॉर्म है NSNIS, या आप कह सकते हैं कि NSNIS की फुल फॉर्म जो है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 43, और ये कहता है कि लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। ऑप्शन है शिविर, प्रशिक्षण, मनोरंजन में से कोई नहीं। तो लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है मनोरंजन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमने सारे ब्लड ग्रुप्स के बारे में अमूमन पढ़ा होता है, और उसमें सर्वग्राही और सर्वदाता के बारे में विशेष रूप से हम पढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है। तो सर्वदाता जो सबको दे सकता है और सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता है। ये दो कैटेगरी में हमने ब्लड के बारे में भी पढ़ा था। अब ये है सर्वदाता, यानी सबको देने वाला, जो सबको डोनेट कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, वो ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है रक्त वर्ग AB, ब्लड ग्रुप AB। सेकंड नंबर रक्त वर्ग A, ब्लड ग्रुप A। थर्ड ऑप्शन है रक्त वर्ग O, यानी ब्लड ग्रुप O। और फोर्थ है रक्त वर्ग B या फिर ब्लड ग्रुप B। तो देखिए सर्वदाता जो है, यूनिवर्सल डोनर है, वो रक्त वर्ग O को माना जाता है। रक्त वर्ग O जो है वो यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता माना जाता है। वहीं रक्त वर्ग AB जो है वो सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल, तो रक्त वर्ग O जो है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता माना जाता है। तो ए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, रक्त वर्ग O। प्रश्न संख्या 45 है, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। विटामिन, खनिज, वसा और प्रोटीन। देखिए विटामिन की जो इकाई है वो प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रोटीन। प्रश्न संख्या 46 है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की रोशनी, अत्यधिक पानी, संतुलित भोजन, फल। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। अगली प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, जो कि प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। देखिए प्रेरणा कितने प्रकार की होती है इसके बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 3, 2, 1। तो प्रेरणा जो है वो आपकी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, और जो कि होती है आपकी इनर मोटिवेशन अंतः प्रेरणा, और एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य प्रेरणा। तो ये इनर अंतः प्रेरणा और दूसरी होती है बाह्य प्रेरणा। तो ये 2 प्रकार की होती है। और फोर्थ प्रश्न क्या 48 है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है। दांतों तथा हड्डियों, दांत और हड्डी दोनों हम जानते हैं कैल्शियम से बनी होती है, तो क्या इसके लिए आवश्यक होगा। ऑप्शन हालांकि दिए हुए लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन और आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बोन्स हमारी जो है और दांत जो है वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं, और 97% ऑफ कैल्शियम
फाउंड इन बोन्स ओनली, हड्डियों में 97% हमारे शरीर का जो कैल्शियम है वो पाया जाता है। तो दांत और हड्डियों का जो है वो बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। प्रश्न संख्या 49 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। जब हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे ए बी सी डी ई और के, इन विटामिन के बारे में पढ़ते समय हमने उनके विटामिन के रासायनिक नाम और उन विटामिन को वसा में और जल में घुलनशील विटामिन की कैटेगरी में भी डिवाइड किया था। जब हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि बी एंड सी, और जिसको हमने बी और सी का नाम दिया था उसको पढ़ा था। ये बुकलेट तुम्हारा आपकी टेक्निक बता रहा हूं जिससे हम अपनी मेमोराइज कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न में जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं उनकी कंफ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये जो दो विटामिन हैं वो क्या है, जल में घुलनशील हैं। ये पढ़ा था हमने, जल में घुलनशील है। अब देखिए, जब आपने विटामिन, टोटल विटामिन हमारी ए बी सी डी और ई और के, ये 6 प्रकार की विटामिन होती हैं और इन विटामिन में हमने पढ़ा था कि विटामिन सी और विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। अब जब हमने 6 में से 2 लोगों को समझ लिया कि 2 जो विटामिन हैं वो जल में घुलनशील हैं, तो बाकी कौन कौन सी बच गई। देखिए, अब बी सी जल में है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, वसा की। तो इसका क्वेश्चन का आंसर अगर हमने इस तरीके से नहीं भी पढ़ा है और हमने सिर्फ ये याद रह गया हमें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, तो हमने कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और कैसे राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं, वो टेक्निक भी आप अच्छे से सीख लीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कई पहलुओं से अपनी चीजों को याद करते हैं। जो कम चीज हैं अगर आपने उनको याद कर लिया तो ज्यादा चीजों के आप, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें कि हमने कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के बारे में इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ए ई आई यू 5 हम वॉवेल्स को याद कर लेते हैं, रेमेनिंग जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। इन द सिमिलर मैनर, जब वसा में और जल में घुलनशील विटामिन की बात चल रही है और हमें अगर जल में घुलनशील विटामिन के नाम पता है तो हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द जो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस केस में भी वसा में पूछा गया है, जल में ज्ञात है कि घुलनशील कौन से हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बी और सी तो नहीं है, ये जल में घुलनशील नहीं, वसा में घुलनशील नहीं है। तो आपका देखिए बी सी यहाँ मिल गए, ये आंसर इसका राइट नहीं होगा। अगेन बी सी हमें यहाँ भी मिल गए तो इट विल बी एलिमिनेट, ये भी हट जाएगा। अब देखिए बी एंड सी यहाँ मिल गए तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके हट गए। अब रहे कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 4 ए डी ई के, इट विल बी द राइट आंसर। वेरी सिंपल। जब आपने एलिमिनेट कर दिया, और ये एलिमिनेट करने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप सीधे देखेंगे बीसी जहां है उसको आपने कैंसिल कर दिया, जहां बीसी अवेलेबल नहीं है वही वो विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। तो ये जो टेक्निक है ये हमारे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस में, और खासकर जो क्वेश्चंस हमें याद नहीं रहते हैं और जिनके बारे में हमें ज्यादा कोई आइडिया नहीं रहता है, हो सकता है कि वसा में घुलनशील के बारे में पढ़ा ही नहीं हो, हमने केवल जल में घुलनशील विटामिन को याद कर लिया हो, तो ऐसे में हम किस तरीके से उसका राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीजें हम आज आपको बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से एलिमिनेट करके मेथड का हम जब उपयोग करते रहे हैं, उसके साथ साथ हम दूसरी चीजों को कंसीडर करके भी एक राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने वसा में घुलनशील विटामिन के संबंध में यहाँ पर ज्ञात किया। चलिए आज की इस सीरीज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न, जो कि है हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। देखिए, हमारे शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं और कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, अंतर है। जब भी आप प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न पत्र में प्रश्न आपके पास आता है तो उसको कुछ सेकंड्स ध्यान से, मनन से उस प्रश्न को समझें जरूर। कई बार हम प्रश्न को एक नजर, सरसरी नजर से पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर दे देते हैं और वही कंफ्यूज होता है। इस केस में भी ऐसा ही कंफ्यूजन इस सवाल में भी उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, अब आपने जोड़ी पर ध्यान नहीं दिया, कितनी पसलियां पाई जाती हैं, ऑब्वियसली आप 24 पे टिक कर देंगे, बिकॉज आपने पसलियों के बारे में ज्यादा फोकस किया और जोड़ी पर फोकस नहीं किया। अब बात है यहाँ पर कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 12 जोड़ी इज द राइट आंसर। लेकिन कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जोड़ी को इग्नोर करके पसलियों पर वाले पर यानी 24 पर वो टिक कर देते हैं और 1 का आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो ऐसे शब्द नहीं होता है और होता है। ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अभ्यर्थी यही गलतियां करते हैं और यही वो चीज है जो हमें मेरिट में ला सकती है। मेरिट में लाने के लिए यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमें मेरिट से पीछे धकेल देती है
और जो अभ्यर्थी कुशलता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ ऐसी छोटी छोटी गलतियों को सुधार करते हुए, ऐसी छोटी छोटी गलतियों को अपनी कमांड करते हुए मेरिट में हासिल अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कैसे मेरिट में स्थान प्राप्त करेंगे। यही दो चार प्रश्न ऐसे होते हैं कंफ्यूजन वाले, जिनको हमें आते हुए भी हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर लुकिंग के माध्यम से उसको हम कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देंगे कि आप कैसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे ऐसे क्वेश्चन पर जहां पर कुछ टेक्निकली या थोड़ा सा घुमा कर प्रश्न को पूछा गया है, तो उस प्रश्न को पहले एकदम गंभीरता से उस प्रश्न को समझने का प्रयास करें, उसके बाद ही राइट आंसर पर टिक करें। और राइट आंसर को टिक करते समय भी एक बार उसको अपने मन से श्योर कर जाएं कि हाँ, ये मैं प्रश्न को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही ये ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा हूं। तो कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1, 11, 12 विल बी द राइट आंसर। अगर इसमें पूछा था हमारे शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, जोड़ी का शब्द यहाँ पर अगर नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है इसका 24। तो ये थी आज की सीरीज, जिसमें कि हमने एक 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हल किया। और एक बार फिर आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, सो दैट कि इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड वीडियोस उनको भी प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।